अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो कीजिए कुछ महीनों का इंतजार, क्योंकि सरकार रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल 2013 को संसद में पेश कर चुकी है। इस बिल के प्रभावी होते ही घर खरीदारों को कई तरह से राहत मिलने वाली है। हर किसी को चाहिए एक सपनों का घर। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई घर का सपना पूरा करने में लगा देते हैं और पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं, क्योंकि घर खरीदने के समय जो वादा उन्हें किया जाता है उसे पूरा नहीं किया जाता। लेकिन बहुत जल्द घर खरीदारों को डेवलपर्स के फरेब, झूठ और वादा खिलाफी से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि संसद के मानसून सत्र में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल पेश कर दिया गया है। इस रेगुलेशन के प्रभाव में आने के बाद घर खरीदारों को राहत मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट पर कानून बनते ही रियल एस्टेट डेवलपर्स की मनमानी बंद हो जाएगी। अब तक उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता था, लेकिन इसके साथ साथ रेगुलेट होने से, क्योंकि अब तक कोई रेगुलेटेड बिल तो है लेकिन उसके लिए कंज्यूमर को कोई डायरेक्ट फायदा अब तक नहीं था, तो इससे कंज्यूमर को फायदा होगा, क्योंकि ये खरीद और फरोख्त जो होती है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसी को लेकर के बिल है। आप कारपेट एरिया के हिसाब से घर खरीद पाएंगे। जितना वर्ग फुट के लिए आप पैसे देंगे उतना वर्ग फुट आपको रहने लायक जगह मिलेगी। अब तक डेवलपर सुपर बिल्ट अप एरिया यानी सेलेबल एरिया के हिसाब से घर बेच रहे हैं। सेलेबल एरिया के नाम पर कंज्यूमर को ठगा जाता है। सेलेबल एरिया की तरह बिल्डर्स दीवार, दरवाजा, सीढ़ी, रूम जैसे जगहों का पैसा भी कंज्यूमर से लेते हैं। आप पैसे देते हैं 1000 वर्ग फुट का और आपको रहने लायक जगह मिलती है 850 वर्ग फुट। इसके साथ ही घर खरीदारों को रियल एस्टेट रेगुलेशन पास होने के बाद दूसरा फायदा ये होगा कि डेवलपर्स फोटो एनिमेशन और विज्ञापनों के जरिए घर खरीदारों को नहीं लूट पाएंगे। प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले डेवलपर्स को सभी अथॉरिटीज से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही घर खरीदारों को घर की सही तस्वीर दिखानी होगी। जैसा घर बनेगा या जैसी हरियाली होगी वही तस्वीर घर खरीदारों को दिखानी होगी। साथ ही प्रोजेक्ट की सही जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर डालनी होगी। फिलहाल भूमि पूजन के साथ ही डेवलपर्स कंज्यूमर से पैसा लेने लगते हैं। बाद में क्लियरेंस नहीं मिलने का बहाना बनाकर प्रोजेक्ट में देरी कर देते हैं। साथ ही कंज्यूमर के पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। फिलहाल विज्ञापन के नाम पर डेवलपर्स कंज्यूमर की आंखों में धूल झोंकते हैं। एनिमेशन, ग्राफिक्स और फोटोग्राफ्स के जरिए प्रोजेक्ट को सुंदर दिखाया जाता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट तैयार होता है तो विज्ञापनों से बिल्कुल अलग दिखता है। कंज्यूमर खुद को ठगा महसूस करते हैं। यही नहीं, रियल एस्टेट रेगुलेशन के प्रभाव में आते ही डेवलपर्स को अपने किसी नए प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना होगा। डेवलपर्स को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने का वादा निभाने के लिए बाध्य होना होगा। बिल्डर्स को फ्लैट्स का पोजीशन समय पर ग्राहकों को देना पड़ेगा। समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर ब्याज सहित ग्राहकों को पैसे लौटाने पड़ेंगे। फिलहाल प्रोजेक्ट में देरी की कोई समय सीमा नहीं है। देश के कई बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में 5 साल तक की देरी देखी जा रही है। फिलहाल शायद ही कोई डेवलपर समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर पाते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल में इस तरह के कई और क्लॉजेज हैं जो कि कंज्यूमर्स के हितों का ख्याल रखती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सपनों का घर खरीदने के लिए कुछ महीने और इंतजार करना क्यों आपके हित में है। कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। अगर आप भी घर खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ महीनों का इंतजार कीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन के प्रभावी होते ही कंज्यूमर को कई तरीकों से फायदा मिलने वाला है। मनीष कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। रेगुलेशन के अभाव में किस तरह से कंज्यूमर्स को परेशान किया जाता है, किस तरह से उन्हें लूटा जाता है, किस तरह से उनकी जिंदगी भर की कमाई से खिलवाड़ किया जाता है, इसकी एक वानगी के लिए हमने बात की देश के एक नामी रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स के ग्राहकों से, जिन्होंने पार्श्वनाथ के साहिबाबाद स्थित एक प्रोजेक्ट रिगेलिया में अपना फ्लैट बुक कराया है। 2006 में काम स्टार्ट किया था। 2006 की लोगों ने बुकिंग करवाई है। उसके बाद इन्होंने 2.5 साल का टाइम दिया था कि 2.5 और 3 साल के बीच में फ्लैट लोगों को मुहैया करवा देंगे, परंतु इनका प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया है कि आज 2013 में भी ये स्थिति में नहीं है कि लोगों को फ्लैट दे सके। दे आर गिविंग ऑल द टाइम कि जो है मैं बना रहा हूँ, कभी कुछ बहाना, कभी रिसेशन का बहाना, कभी पैसे नहीं है के बहाना करके वो नहीं कर रहे हैं। 2006 में इनको पेमेंट करी हुई है। अभी 3-4 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं।
बैंक से जो लोन लिया है उसकी भी किस्त दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं उसका किराया भी दे रहे हैं। इस तरह से ये सोचा था कि अपना मकान मिल जाएगा, तो उस अपना टूटता सा दिखाई दे रहा है। ये लोग बार बार झूठे आश्वासन देते हैं। जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये दूसरी जगह पैसे यूज करते हैं, भ्रष्टाचार है। पैसा इस प्रोजेक्ट का इकट्ठा किया 200 करोड़ रुपए, उससे जमीन कहीं और ले ली। 7-8 साल में जमीन के रेट 6 गुने हो गए, वो पैसा इनका 6 गुना हो गया। 2006 में मैंने फ्लैट बुक कराया था, आज 2013 है, 7 साल हो गए हैं। जब फ्लैट बुक कराया था तो ये कहा गया था कि 3 साल में आपको बहुत सुंदर फ्लैट बन के मिल जाएगा, लेकिन आज 7 साल बाद स्थिति जस की तस है। रियल एस्टेट रेगुलेशन और प्रॉपर्टी में निवेश पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के फाउंडर सिद्धार्थ उपाध्याय और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट संजना मोहन। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, सवाल आपसे मेरा ये कि क्या आपको लगता है कि ये जो रेगुलेशन की बात की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लागू हो जाने तक के लिए जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए? देखिए, हमको देखना पड़ेगा कि उपभोक्ता के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। अभी इस बिल के पास होने में और राज्यों में रेगुलेटर्स अपॉइंट होने में वक्त लगेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एक बड़ा अच्छा मुद्दा है वोटर्स तक पहुंचने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बिल के पास होने में। जो लोग इंतजार कर सकते हैं उन्हें थोड़ा संयम तो बरतना चाहिए और इससे उन्हें फायदा होगा, लॉन्ग टर्म फायदा होगा। संजय जी, ऐसे में समझना चाहिए कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बाजार में बहुत सुस्ती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस सुस्ती को किसी भी ग्राहक को कैश कर लेना चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके? प्रॉपर्टी मार्केट शेयर मार्केट जैसे काम नहीं करती। सो अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मेरा सोचना है कि पीपल शुड नॉट, जो बायर्स हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं वेट करूं, एंड दे शुड, इफ दे आर होम बायर्स स्पेशली, सो उनको अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। दे शुड फर्स्ट सी, जो उनको चेक्स लगाने हैं कि हाँ ये इन्वेस्टर कैसा है, पहले तो उनको पता होना चाहिए कि उनका बजट क्या है, विच लोकेशन दे हैव टू गो, एंड व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द प्रॉपर्टी। उसके बाद उनको ये चेक्स लगाने चाहिए कि क्या ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, वो एक कॉमन चेक्स हैं जो हर इंसान को लगाने चाहिए, वेदर द इन्वेस्टर इज राइट, हैज ही डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट्स, जो उसने वादे किए हैं पहले वो डिलीवर किए हैं, तो उसके बेसिस पे उसको डिसीजन लेना चाहिए। रेगुलेशन होने के बाद हालात कैसे बदलेंगे, किस तरह की करवट होगी? देखिए, कानून की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है। अगर अफसर्स ईमानदारी के साथ कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, रेगुलेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ग्राहक हैं उनकी सहूलियत का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इट्स गोइंग टू बी ए बून फॉर द इन्वेस्टर इन दिस कंट्री। संजय, डिस्काउंट और ऑफर्स जो आ रहे हैं उससे कोई ग्राहक अपने आप को कैसे बचा कर रख सकता है? क्या ये सही होगा करना? फर्स्ट, पहले तो डिस्काउंट और ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे कि अगर पारसनाथ देख लो तो वो डिस्काउंट ऑफर रह नहीं जाता। तो वो किस तरह से उसी प्रॉपर्टी के रेट को घुमा के और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट द कस्टमर शुड अंडरस्टैंड कि उसको कहाँ पे कहाँ पे उसको रॉन्ग ये अट्रैक्ट करा के उनको उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, शायद जो कभी बने भी नहीं। एक और बहुत अहम सवाल है, वो ये कि रेगुलेशन के अभाव में जो सेलेबल एरिया है, यानी कि सुपर बिल्ट अप एरिया के नाम पर डेवलपर्स कंज्यूमर्स को कैसे लूटते हैं, ये हमें इसका मतलब भी बताइएगा, और ये जो लूट चल रही है डेवलपर्स की तरफ से, इसके बारे में भी जरा समझाइए। सुपर बिल्टअप एरिया की आप बात करें और हम बात कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स की, तो आप मान के चलिए कि आप 10 से 15% पैसा फालतू दे रहे हैं। जो एरियाज आपको वैसे भी मिलने चाहिए, जैसे कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, लिफ्ट का एरिया होता है, सीढ़ी का एरिया होता है, और भी आपके मकान जो पूरी विड्थ होती है आपके वॉल की, इन सब चीजों को डेवलपर अक्सर इंक्लूड कर लेता है उस पैसे में। और आप रियलाइज करेंगे कि जो एक्चुअल मकान है वो 10 से 15% कम है, तो एरिया विच यू आर एक्चुअली यूजिंग इनसाइड, समवेयर यू आर पेइंग 10 to 15% एक्स्ट्रा। अब रेगुलेटर के आ जाने के बाद ये क्लैरिटी रहेगी, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आप कितने पैसे दे रहे हैं और उतने पैसों के बदले आपको क्या मिल रहा है। संजय जी, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि रेगुलेशन आएगा तो इस तरह की चीजें बहुत साफ हो जाएंगी, लेकिन जो अभी अभाव है उस वजह से ग्राहकों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है? आई थिंक फर्स्ट, मेरे को नहीं लगता कि रेगुलेशन के बेसिस पे ग्राहकों को रुकना चाहिए।
हमें ये नहीं पता कि अभी जो रेगुलेशन पास हुआ है और जो अभी बिल आएगा वो कब आएगा। पहला तो मुद्दा ये है कि आएगा कब, मार्केट में वो बिल आना कब है, दोनों हाउसेस से पास होके, राज्यसभा से पास होके, और फिर वो बिल निकलेगा कब। अगर हम 4 महीने का वक्त लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कहा जाता है कि 4 महीने, अब हम एग्री करके उसको चल रहे हैं। मैं नहीं मानती आज तक कौन सा ऐसा बिल है जो 4 महीने में पास हुआ है। मुझे नहीं लगता, हो सकता है साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, यू नेवर नो। बट आप उसको उस बेसिस पे इन्वेस्टर को बोलिए कि नहीं आप रुक के रखिए, आप बिल जब पास होगा तब आप इन्वेस्ट कीजिए। इट्स अ फुलिशनेस। देखिए एक बात तो क्लियर है, जब भी आएगा, चलिए 4 महीने की जगह हम 6 महीने मान लेते हैं, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बिल तो है नहीं कि इसको लेकर विरोध होगा, ये आम सहमति से पास भी हो जाएगा। बिल्कुल। तब हम ये कह रहे हैं कि अभी उसके अभाव में कितना नुकसान कंज्यूमर आज की तारीख में उठा रहा है। कंज्यूमर पहले तो बहुत ही समझदार है, वो क्या नुकसान, उसके अभाव में क्या नुकसान अभी उठा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि ये जो फायदा है इसके अभाव का, ये सिर्फ डेवलपर्स को है। बिकॉज डेवलपर क्या है कि बहुत चीजें हिडन कर देते हैं। जो उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसमें इतने क्लॉजेस होते हैं जो सारे उनको उनके लिए पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राहक के लिए नहीं। अमूमन हम देखते हैं कि हर चीज का तोड़ डेवलपर्स के पास है, तो उम्मीद है कि इसका भी कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालेंगे डेवलपर्स। देखिए कितना भी तोड़ निकाले हैं, कुछ तो फायदा कंज्यूमर्स को हो ही जाएगा। लास्ट लाइन आपकी। मैं यही बोलूंगी कि जो ये फोरम्स हैं ये एक दायरा ही सेट कर सकते हैं डेवलपर्स के लिए। एक दायरा सेट किया गया है कि ठीक है आप इस तरह से चलिए, इस तरह से नहीं चलिए, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर हाँ, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा एक होगा उन डेवलपर्स के लिए जो एक्चुअल सेंस में डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये डेवलपर्स छट जाएंगे। यू कैन स्टेन द राइट डेवलपर्स अमंग द ग्रुप ऑफ, आज के डेट में सारे डेवलपर्स एक ही प्लेट में सर्व हैं। बट हाँ, इस रेगुलेटरी से एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि यही डेवलपर्स हैं जो एक्चुअल में आपको राइट हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट डेवलपर्स क्योंकि वो अपने मौजूद को अच्छी तरह से दिखा पाएंगे ग्राहकों को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट रेगुलेटर्स कैसे करेंगे काम, दिखाएंगे आपको ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। रियल एस्टेट रेगुलेशन से घर खरीदारों को कैसे मिलेगी राहत और रेगुलेटर्स किस तरीके से करेंगे अपना काम, इस पर विस्तार से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के सेक्रेटरी अरुण कुमार मिश्रा से। रियल एस्टेट रेगुलेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के सेक्रेटरी मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा। राज्यसभा में पेश किया गया है ये रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013। इसको कानून बनने में भी कितने प्रक्रिया से अभी गुजरना पड़ेगा? राज्यसभा में इंट्रोडक्शन के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को रिफर होगा। नॉर्मली स्टैंडिंग कमेटी उसमें 3-4 महीने डिस्कस करता है, डिलिबरेट करता है। उसके पश्चात नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कशन के लिए लाया जाएगा। तो हम आशान्वित है कि हम अगले सेशन तक इसको पास करा पाएंगे। यानी आपका कहना है कि कम से कम 6 महीने और इसमें लग सकते हैं? नेक्स्ट सेशन हो सकता है नवंबर दिसंबर में हो, तो संभावना ये है कि नवंबर दिसंबर की तक ही हम पास कर पाएंगे। ये किस तरह से कंज्यूमर के हितों का ख्याल रखेगा? इसका मुख्य प्राविधान ये है कि कोई भी प्रमोटर या बिल्डर जब भी कोई मकान बेचने के लिहाज से बनाता है तो उसे कुछ कमिटमेंट्स देने होते हैं कंज्यूमर को। अभी तक जो देखा गया था कि जो कंज्यूमर को जो वो प्रॉमिस किया है इतने समय में हम पूरा कर लेंगे, इस प्रकार के निर्माण करेंगे, इतनी दरों पे उसको आपको उपलब्ध करा देंगे, अक्सर देखा गया है कि उसमें कुछ व्यतिक्रम हो जाते हैं। अब इस कानून के पश्चात रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में होगा कि अगर वो कंज्यूमर को जो प्रॉमिस किया गया है उसे पूरा ना किया जाता है तो उनको पनिश कर सकेंगे। इसमें सर दो स्टेट और सेंटर दोनों की बात कही गई है, तो ये दो पैरेलल ये किस तरह काम करेंगे? नहीं, इसमें कोई पैरेलल नहीं होगा। देखिए, ये जो कानून हमने बनाया है वो ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगा। तो जब भी कहीं पर ऑफर टू सेल है, बना बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ये राज्य सरकारों के द्वारा ही लागू किया जाएगा। हर एक राज्य में अलग एक अथॉरिटी होंगे और सेंटर में उनको मॉनिटर करने के लिए सेंटर में एक अलग अथॉरिटी होगी क्या?
नहीं, जो प्राविधान है हर राज्य में अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगा, लेकिन हमने सेंट्रल में उनको कंट्रोल का कोई व्यवस्था नहीं रखा है कि हम उनको रेगुलेट कर सके। हमने सेंटर में एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का रखा है जो कि बेसिकली प्रमोट करेगा राज्यों के कार्यों को। हम उनको रेगुलेट नहीं करेंगे, राज्यों को स्वतंत्र दिया गया है कि वो अपना रेगुलेटर बनाए। अच्छा, आपकी जो गाइडलाइन होगी उसी पे वो रेगुलेटर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब राज्य सरकार तो अभी भी बनाती है, तो अपने हित के लिए कोई अगर 5 साल के बाद दूसरी सरकार आई तो उसने उसमें बदलाव कर दिया, फिर 5 साल के बाद राज्य सरकार चेंज होती है तो उसमें बदलाव कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ये जो रेगुलेटर की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, रेगुलेटर की जो कार्य करने की प्रक्रिया है, वो हमने एक्ट में प्राविधान किया हुआ है। तो फिर उसके बाद रेगुलेटर किस प्रकार के क्या अपने बिजनेस कंडक्ट करेगा वो खुद तय करेगा। तो इसलिए कोई परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा नहीं हो सकता। रेगुलेटर एक तरीके से राज्य सरकार के अधीन पे नहीं होगा, इनफैक्ट राज्य सरकार को वो मदद करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कार्य करेगा। अच्छा सर, ये आम लोग जो घर खरीदते हैं इसमें डिले का भी कुछ प्रावधान रखा गया है? क्योंकि आज देखा जा रहा है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक के लिए बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट डिलेड हैं और कंज्यूमर पूरी तरह से त्रस्त है। इसमें ये प्राविधान हमने रखा है कि प्रथम चरण में कोई भी बिल्डर ये बताएगा रेगुलेटर को वो कितने वर्ष में उसको पूरा कर सकेगा। अगर उसको पूरा नहीं कर सकता है तो उसे वापस रेगुलेटर के पास आना पड़ेगा बताने के लिए कि वो क्यों नहीं पूरा कर पा रहा है। तो अब ऐसे अपने तौर पे वो नहीं कह सकता है कि मैं आज दूंगा कल दूंगा। अगर कोई भी समय का व्यतिक्रम करना होगा तो वो रेगुलेटर को कन्विंस कराना पड़ेगा कि किस वजह से व्यतिक्रम हो रहा है, और रेगुलेटर की जिम्मेदारी होगा देखने के लिए कि कंज्यूमर के ऊपर अननेसेसरी बोझ ना पड़े। ऊपर बिल्डअप एरिया के नाम पे वो बेच रहे हैं, उस पे भी लगाम लगाने की बात कही जा रही है। इस कानून में हमने पहली बार बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि कारपेट एरिया क्या होगा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होगा, और हम ये कंपल करेंगे कि जो भी सेल होगा उसमें कारपेट एरिया के प्राविधान हर हालत में होना है। सुपीरियर आपकी चॉइस है, सुपर एरिया कहेंगे या और कुछ एरिया कहेंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगा वो कारपेट एरिया के बेसिस पे होगा। और विज्ञापन में जैसे कि अभी एनिमेशन या ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोई भी चीज पेश किया जाता है, लेकिन जब वो बन के तैयार होता है तो उसकी कुछ और शक्ल में वो दिखता है प्रोजेक्ट। देखिए, किसी कंपनी अपने को प्रमोट करने के लिए कुछ सुंदर से विज्ञापन करना चाहे तो हमें उससे कुछ आपत्ति नहीं, वो विज्ञापन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कमोडिटी, कोई फ्लैट, कोई मकान को बेचना चाहेंगे तो वहां पर सुपरफ्लुअस आप विज्ञापन नहीं कर सकते। आपको वही देना पड़ेगा जो आप वाकई कंज्यूमर को उपलब्ध कराएंगे। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट पास होने के लिए बिल्डर की भी कई तरह की मांगे होती हैं। बिल्डर बोलते हैं कि हम अगर प्रोजेक्ट डिले करते हैं तो उसमें मेरे को जो हो 50 अथॉरिटी का चक्कर लगाना पड़ता है, क्लियरेंस नहीं मिलते। तो क्लियरेंस वगैरह की जिम्मेदारी भी ये रेगुलेशन देखेगी क्या? क्लियरेंसेस की जिम्मेदारी तो हम भारत सरकार के कानून में हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि जब रेगुलेटर बनेगा उसका जो प्रमोशनल रोल जो दिया गया है एक्ट में, उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस को लागू करने का वो राज्य सरकार को भी एडवाइस करेगा, राज्य सरकार को भी बताएगा कि किस प्रकार से किया जा सके। उसके साथ साथ हम अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो सिस्टम है वो राज्यों में लागू कर सके। और कीमतों में इस रेगुलेशन में कुछ बात कही गई है, जो कीमतों का कुछ ओर छोर नहीं होता है। कोई भी फ्लैट 20 लाख का फ्लैट 50 लाख में बिकते हैं, तो उसको टैप करने के लिए कुछ बातें इसमें रखी गई हैं। देखिए, प्राइसिंग तो फ्री है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना कर पाएंगे कि कौन मकान कितने में बेचता है। केवल हम इतना ही कहेंगे जो आपने कमिट किया है, जितने दर में बेचने की कमिट किया है उसमें अगर कोई व्यतिक्रम होता है तो आपको वजह बताना पड़ेगा। आप 50 लाख में बेच रहे हैं, 40 लाख में बेच रहे हैं, 30 लाख में बेच रहे हैं, 20 लाख में बेच रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी आपकी और कंज्यूमर के बीच में है, वो आपस में तय करेंगे। लेकिन एक बार अगर आप कमिट कर चुके हैं तो उसमें आप व्यतिक्रम साधारणतः नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा, जो कि रियल एस्टेट रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया, इसको तैयार किया है और ये इसमें कंज्यूमर के हितों का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली।
अगर आपके पास भी है प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल या आपको भी किसी डेवलपर्स ने दिया है धोखा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं property24@bagnetwork.in पर। प्रॉपर्टी 24 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।